नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के मीडिया की चौपाल में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं शहर के प्रबुद्ध पत्रकारों से, समझते हैं उनका नज़रिया, जानते हैं उनके विचार। बात होती है मुद्दे की जो आप सबको प्रभावित करने वाले होते हैं। आज का हमारा विषय है सियासत का मिजाज। आखिर धमतरी के सियासत में चल क्या रहा है। कोई दिग्गज नेता अपने आप को चुनावी माहौल से अलग करता है तो कहीं कोई राजनीतिक दल धमतरी के एक पर्यटन स्थल में आकर गोपनीय बैठक करता है। आखिर ये सब कवायद के पीछे चल क्या रहा है, इस बारे में हमारे बीच में बात करने के लिए मौजूद हैं दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अतुल दुबे जी, नवभारत के ब्यूरो चीफ दीप शर्मा जी और पत्रिका के ब्यूरो चीफ अब्दुल रज्जाक रिजवी जी। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं अतुल दुबे जी से। अतुल दुबे जी बताएं कि एक दिग्गज कांग्रेसी ने घोषणा किया है कि इस समय वो चुनाव की राजनीति से दूर रहेंगे, जबकि पिछले कई चुनाव में उनकी दावेदारी अंत तक बनी रही। इस बदलाव के पीछे, इस पलायन के पीछे मामला क्या है, क्या समझते हैं आप? अभी एक तो चुनाव के लिए समय है, एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है उनको जो फीडबैक, क्योंकि लगातार पिछले 6-8 महीने से चल रहा था कि फीडबैक लिया जा रहा है कांग्रेस में कि किसको लेना टिकट मिलेगी तो क्या असर पड़ेगा। हो सकता है वो एक कारण होगा, उनके प्रति फीडबैक खराब आया हो। और तीसरा जो मुझे लगता है कि उन्होंने अभी मैदान छोड़ दिया हो, क्योंकि कार्यकर्ता ये सोचेगा कि वरिष्ठ नेता हैं और अपने लिए ही लड़ रहे हैं, तो हो सकता है एक विद्रोह पैदा हो। लेकिन जब समय आएगा और यदि टिकट उनको मिलती है तो निश्चित रूप से लड़ेंगे, क्योंकि राजनीति में रह के कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो विधायक या इस तरह के पदों के लिए ना मरता हो। बहुत बढ़िया। वो अपने परिवार को भी बेच देते हैं, बीवी बच्चों को दांव पर लगा देते हैं। तो राजनीति में हम संतों की अपेक्षा करें बेकार है। बहुत बढ़िया। संभव ही नहीं है कि वो ऐसा कोई भी कर दे, वो नहीं, कोई भी ऐसा कर दे, संभव मुझे नहीं लगता। दीप शर्मा जी, मैं इस आने वाले 2023 में 90 विधानसभा में काम करूंगा, लेकिन धमतरी से दावेदारी नहीं होगी मेरी। आप क्या मानते हैं इस विचार के पीछे? स्पष्ट तौर पे आप जिस सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं वो रामगोपाल अग्रवाल जी की ही बात हो रही है, तो नाम का खुलासा जो हो जाए है ना, ज़्यादा अच्छा है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि 1998 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने टिकट के लिए दावेदारी सबसे पहले की थी अविभाजित मध्य प्रदेश में, जिस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उस समय उनकी मजबूत दावेदारी थी, लेकिन जातिगत समीकरण या टिकट के बंटवारों को लेकर जो मामला हुआ या विवाद हुआ तो उसमें वे पीछे रह गए। अब उसके बाद से वे लगातार संगठन में काम कर रहे हैं और आज के तारीख में संगठन के मजबूत स्तंभ है कांग्रेस के। वो जिसमें सत्ता नहीं थी तो भी वो मजबूत स्तंभ रहे संगठन के, और आज भी संगठन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो संगठन में ही ज़्यादा सूटेबल हैं कांग्रेस के। और फिर कभी कभी ये भी होता है, राजनीति का एक सिद्धांत रहा है कि आज आप कुछ बोल दो और सप्ताह भर बाद उसका खंडन कर दो, तो उस आदमी को 2 बार मीडिया में आने का मौका मिलता है। सही बात। एक जब बयान देते दूसरा खंडन कर दे, तो ये हो सकता है कि ये उसी नज़रिए का खेल होगा कि लोग बाग मेरे प्रति आकर्षित हों या मैं चर्चा में बना रहूं लोगों के बीच में, कांग्रेस में या मीडिया में। शायद ये खेल ये भी हो सकता है। तो ये तो भविष्य के गर्त में है कि आगे चल के क्या होगा, क्योंकि उन्होंने एक गुंजाइश जरूर छोड़ी कि हाईकमान जो कहेगी वो बात बिल्कुल। तो एक गुंजाइश तो उन्होंने छोड़ कर रखा है, तो कुछ भी हो सकता है आगे भविष्य में। जी हाँ, ये हाईकमान का आदेश सर्वोपरि होगा। रज्जाक रिजवी जी, आप इसको किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? मैं अब दोनों भाइयों से सहमत इस मामले में। अतुल जी ने जैसे कहा ना कि कांग्रेस में कहीं विद्रोह ना हो जाए करके दावेदारों के बीच में, उसको करके एक पॉइंट तो ये भी है। और जैसे दीप शर्मा जी ने भी एक बात बोली ना कि हर आदमी एक पॉइंट अपने पास रखता है। अब उन्होंने हाई कमान अगर चाहेगा तो हम मौका दे देंगे। उनका ये पूरा बयान मेरे को दीप पूरा कंट्रोवर्सी वाला लगता है और एक प्लानिंग वे में उन्होंने दिया है, और ख़ास करके इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक लगती है मेरे को। रामगोपाल अग्रवाल के बारे में जैसे दीप शर्मा जी बताया ना कि 1998 में जब मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, उस समय भी वो टिकट चाहते थे। और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ तक कि हम भी कुछ साथियों के साथ गए थे। उस समय जो तत्कालिक पर्यवेक्षक आए थे राजीव भवन में, हम उनसे मिले और हम लोगों ने भी कहा था कि ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनको आप टिकट दीजिए और जिताने की हमारी और कोई भी आदमी इस बात से मैं सहमत हूँ अतुल जी आपकी कि जीवन में एक बार जरूर चाहता है कि मैं कम से कम विधायक बनूँ या सांसद बनूँ करके। और कांग्रेस के लोगों आज जैसे मान लो
हम सब जानते हैं कि भूपेश बघेल जी के सबसे करीब आदमियों में एक है वो है, और आज अगर वो अपनी दावेदारी घोषित करते हैं या तो फिर एक मान के चलिए जो तथाकथित उनके समर्थक हैं वो एकदम साइलेंट हो जाएंगे, और जो उनको राजनीति में सक्रियता कब बढ़ती है, जब प्रतिस्पर्धा होती है, और जब प्रतिस्पर्धा होती है, दौड़ होती है, तब एक माहौल बनता है। राम गोपाल अग्रवाल जी बहुत मजे हुए हैं, वो केवल केंद्र बिंदु बने रहने की वजह से यह बयान सामने आया है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, आज देखो यार, मैं बोल रहा हूँ अगर वो टिकट की महत्वाकांक्षा नहीं रखते या चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो पिछले 4-6 महीने में देखो उनकी सक्रियता कितनी बढ़ गई है, यहाँ तक कि विजयदशमी प्रोग्राम में भी वो मुख्य अतिथि बन करके आते हैं। नहीं, दिलचस्प बात ये रजा कोई आप गौर करोगे, उनका ये कहना था कि हाईकमान जो चाहेगी मैं वो करूँगा, उसके लिए स्वतंत्र हूँ। तो क्या हाईकमान अभी से उनको बोल रही थी कि आप चुनाव लड़ो? हाँ, उन्होंने इनकार क्यों किया? या आखिर ये बात क्यों आई कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? अभी तो कोई बात हुई नहीं है। हाँ, क्या हाईकमान का आदेश था कि आप चुनाव लड़ो, उसलिए वो मना कर रहे हैं? उन्होंने चर्चा में बने रहने के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप सीधा हाईकमान की अवमानना कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है दीप शर्मा जी, एक मिनट। हाँ, एक उन्होंने इसके साथ ही एक बात ये कहा कि हम किसी बाहरी आदमी को यहाँ चुनाव लड़ने नहीं देंगे। हाँ, ये मजबूत पॉइंट है ना। अब बाहरी आदमी में किसकी ओर इशारा इंगित है? उस व्यक्ति विशेष के प्रति है जो 2 बार यहाँ का विधायक बन चुका है, 4 बार चुनाव और 4 बार जो चुनाव लड़ चुका है। आप उसको टारगेट में बना करके ये बोलते हो कि बाहरी आदमी करके, आप आपका कार्य क्षेत्र कहाँ हो गया? आज आपका कार्य क्षेत्र तो रायपुर हो गया, है ना। आप वहाँ के वार्ड में आपका नाम है, मतदाता सूची में आपका नाम है। अब ये बताइए कि बाहरी कौन हुआ? देखो ये वो शख्स जो है ना राम गोपाल अग्रवाल जी, वो राजनीति कैसे करना है और राजनीति को किस दिशा में ले जाना है उसके मामले में बहुत मेच्योर आदमी पुराने हम लोगों ने देखा जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, उनका स्वागत जो धमतरी में उन्होंने कराया, ऐसा स्वागत शायद सोचता हूँ कि आज तक नहीं हुआ दीप यहाँ धमतरी में। और देखो महत्वाकांक्षा तो है उनकी, विधायक बनने का सपना वो भी देखते हैं। हमारे एक मित्र के साथ बात हो रही थी, उनका कहना यह था कि मैंने उनको साफ साफ कह दिया भैया आप चुनाव मत लड़ो, तो बोले यार तुम्हारी बात मान जाए कि मेरा चुनाव मत लड़े करके। बहुत सी चीज़ें बदलेगी। कल को मान लो अगर हाईकमान कहे कि राम गोपाल अग्रवाल जी आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या वो इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने खुद ही बोल दिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये है कि जैसे आपने कहा कि वो हार की आशंका थे, इसका सर्वे तो चल रहा है और सर्वे में रिपोर्ट भी आ रही है कि कौन सक्रिय है। और आज हकीकत में ये है, जो हमारे पास भी सर्वे रिपोर्ट है, हम लोगों ने भी करवाया सर्वे, उसमें आनंद पवार का नाम सबसे टॉप का है। और ये तथाकथित जो स्थापित लोग हैं ना, ये नहीं चाहेंगे कि आनंद पवार को टिकट मिले, और आनंद पवार का नाम आ गया है। और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गुडबुक में भी आनंद पवार है। एक प्रकार से आनंद को रोकने की भी बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। ठीक बोलो, एक प्लानिंग है, एक मजबूत दावेदार तो है आनंद पवार। हाँ। नो, इसमें कोई दो मत नहीं है। और लोगों के बीच में सक्रिय है, आम लोगों के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और पिछली बार अपनी दम पर 30-32 हज़ार लेके आए थे, बड़ी वो बात होती है। देखिए पिछले चुनाव तो ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी थी। अगर वहाँ पर सबोर्डिनेटिंग मतलब नहीं होता, सबोर्डिनेटिंग नहीं होती या बागी होकर के आनंद चुनाव नहीं लड़ता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये धमतरी विधानसभा जो सीट है ना साहब, मैंने एनालिसिस किया, ये कांग्रेस की है। सिर्फ 2% 3% वोटों का डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं किसी और सब्जेक्ट के बारे में जिसकी चर्चा चौराहे पर है। जी हाँ, धमतरी के गंगरेल में होने वाले भाजपा की गुप्त बैठक के बारे में कि आखिर ये गुप्त बैठक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इन 3.5 साल के प्रदर्शन से, आंदोलन से संतुष्ट है या संतुष्ट नहीं है? क्या भूपेश बघेल को घेरने की कोई नई रणनीति बन रही है जिसके चलते इस बैठक को अति गोपनीय रखा गया है? अतुल दुबे जी, आप क्या मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक को किस नज़रिए से देखते हैं? इसका आने वाले समय में क्या परिणाम आएगा, क्या देखने को मिलेगा? तो मुझे जो जानकारी मिली है वो साल भर के कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं कि हमको अब आगे कैसे जाना है। कुछ प्रमुख लोगों को शामिल किया था उसमें, तो आगे जो साल भर में, क्योंकि भूपेश बघेल जो लगातार कार्यक्रम चला रहे हैं, वो गोबर खरीदी हो या कुछ भी हो, मतलब लोगों के बीच में, जैसे भी छत्तीसगढ़िया खेल स्टार्ट किए उनने, ओलंपिक स्टार्ट किया, लोगों के बीच में उनकी उपस्थिति बनी हुई है। अभी फिर वो आने वाले हैं कुछ, मतलब लगातार चल ही रहा प्रदेश में। तो एक बड़ा कारण है कि उनको पीछे करने के लिए कुछ तो वो करना पड़ेगा, तो उसी के लिए एक रणनीति बनी है संगठन स्तर पे और भाजपा पार्टी के स्तर पे कि आगे करना है। गुप्त बैठक में कुछ ही लोग शामिल थे, तो उसी के लिए वो जोड़े थे कि हम कैसे उनको पीछे कर सकते हैं। मतलब ब्रह्मास्त्र चलाना है आप? ब्रह्मास्त्र या कुछ भी, लड़ना तो है ही, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सफल ज़्यादा हो पाएंगे, जो अभी तक समझ में आ रहा है। दीप शर्मा जी, आप क्या मानते हैं
क्या भूपेश बघेल निरंतर मजबूत होते जा रहे हैं, जिसके चलते भाजपा को मंथन के ऊपर मंथन, चिंतन के ऊपर चिंतन करने की जरूरत पड़ रही है? मेरा यहाँ तक मानना है कि भाजपा के पास अभी या भाजपा की जो स्थितियाँ हैं वो भूपेश बघेल तक पहुँचने वाली स्थिति भी नहीं है। बहुत लंबी सीढ़ी है, बहुत अंतर है। ये तो फिलहाल जो बैठकें हुई है, इनकी गुप्त बैठक हुई है, ये तो केवल हम कैसे सुरक्षित रहें, हमारा अस्तित्व कैसे मौजूद रहे छत्तीसगढ़ के अंदर में, ये संघर्ष है भाजपा का। मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है भाजपा। अब गुप्त बैठक के नाम पे केवल एक अफवाह या भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये तमाम इस तरह की कोशिशें भाजपा के द्वारा की जा रही है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको गुप्त बैठक करनी है तो रायपुर में इतना बड़ा भाजपा का कार्यालय है, आप वहाँ पे कर सकते थे। आखिर रिसोर्ट गंगरेल को क्यों चुना? और कोई कभी कोई आप आम कार्यकर्ता है जो वरिष्ठ है, उनके घर में जाके आप कभी बैठक किए हो? ये कभी पहल भाजपा ने की है? रिसोर्ट में एसी के बीच में बैठ के बड़े नेता कोर ग्रुप के लोग आ रहे हैं और चिंतन मनन कर रहे हैं, उसमें डांट फटकार पड़ रही है लोगों को। जैसे हम सुन रहे हैं कि 2-3 विधायकों को फटकार लगी है, तो क्यों डांट फटकार के लिए बैठ के हुए? आपके मुद्दे कहाँ हैं? आप तो मुद्दा विहीन हो चुके हैं। क्या लगता है रजाक भाई, आने वाले समय में? दीप भाई जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो स्थितियाँ हैं करके। देखो क्या है, एक्चुअल में छत्तीसगढ़वाद जो पैदा किया गया है मौजूदा सरकार की ओर से, इसका कार्ड तो भाजपा के पास नहीं है, कोई कार्ड नहीं इसका। और एक इन्होंने अपना एक प्लेटफार्म मजबूती के साथ तैयार कर दिया है। तो भाजपा के पास आज की तारीख में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसको चलते हुए वो भूपेश बघेल के लिए चुनौती पेश कर दे करके। ठीक बोल रहे हो। तो लगातार चिंतन मनन का दौर चल रहा है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये देखा है यार दीप शर्मा में कि दीप मुंडेश्वरी जी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही थी, हाँ। और उन्होंने अपनी एक टीम भी बनाई और उन्होंने बस्तर संभाग में भी बैठक की है, सरगुजा संभाग में भी बैठक की है। अचानक उनको हटा दिया जाता है और उनको हटाने के बाद ओम माथुर जी को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। तो ओम माथुर जी के बारे में ये पता चला कि वो छत्तीसगढ़ आना चाहते हैं और उसके पहले वो चाहते हैं कि एक रिपोर्ट कार्ड उनके पास आए करके मिल जाए। तो ये जो धमतरी में जो रिसोर्ट में जो मीटिंग हुई ना, इसको कराने में धमतरी जिले के ही एक महत्वपूर्ण नेता की सबसे बड़ी भूमिका है। एक कद्दावर नेता बोलो, महत्वपूर्ण नहीं बोलना चाहिए, कद्दावर भाजपा के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो आज की तारीख में अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की लड़ाई कर रहा है, प्लानिंग है। और उसने संगठन मंत्री पवन सहायक जी को विश्वास में लिया और उनके माध्यम से कराया। अब सबसे पहले देखिए ये मीटिंग हुई, क्या इन लोगों ने चिंतन किया है, क्या मनन किया, ये तो नहीं पता, लेकिन इस मीटिंग के बाद भाजपा के अंदर अंतर्विरोध ज़्यादा पैदा हो गया। अंतर्विरोध ज़्यादा पैदा हो गया। अब रहा सवाल इससे क्या लाभ मिलने वाला है करके, आगे चल करके क्या लाभ मिलना है, तो वो तो समय बताएगा कि इनके चिंतन में क्या क्या बातें आई और कैसे। नहीं, आपके पास फौज तैयार नहीं है रजाक भाई। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, भाजपा के पास अभी फौज तैयार नहीं है। कार्यकर्ता 15 साल के इनका जो शासन काल रहा है, उसके चौथे बार भाजपा के लोग भी नहीं चाहते थे कि भाजपा वापस सत्ता में आए। मैं चीज और बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। मैं चीज एक महसूस किया धमतरी के परिप्रेक्ष्य में देखे दीप, तो यहाँ क्या कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा हो गए। ठीक बोल रहे हो आप। बस नेता ही तो दिखते हैं, कार्यकर्ता दिखते नहीं है। अब लंबे लंबे कुर्ते पहन करके बढ़िया गमछा डाल करके हर आदमी अपने आप को नेता मानने लगा है और ये मान के लगने लगा है कि आसानी से हमको टिकट मिल जाएगी। और ये जो राजधानी में बैठे लोग हैं ना, ये इनको आईना दिखाते हैं, भैया आप भी लगे रहो, हम आपको भी अब ऐसे ऐसे लोग टिकट की मांग कर रहे हैं जिनको पूरे इस विधानसभा की डेमो के बारे में जानकारी नहीं है सही तरीके से। नहीं, स्थिति में इस कदर बदलाव आया रजाक भाई, आप गौर करोगे आप तो कार्यकर्ता आज की तारीख में ना भाजपा के नाम से उनकी पहचान नहीं हो रही है। हाँ। उनकी नेताओं की वजह से उनकी पहचान हो रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। मतलब भाजपा जो शब्द है ना, वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि भाजपा नेतृत्व इस बारे में क्यों विश्वास नहीं करता कि एक व्यक्ति विशेष ने यहाँ सेंट्रलाइज करके रखा हुआ है सेंट्रल संगठन को, वो अपनी मनमानी चलाता है, अपने लोगों को महत्व देता है और मीटिंगें भी जब होती है तो उसका एटीट्यूड इस तरीके से रहता है कि एक को इंटरफेयर करो, एक को प्रमोट करो। ये क्या बात है यार? भाजपा को अगर धमतरी जिले में कोई अस्पताल पर ले जा रहा है ना, सिर्फ वो व्यक्ति विशेष है, वाले एक आदमी ले जा रहा है, वो सिर्फ अपनी सीट और अपनी जीत को सुनिश्चित करने तक ही उसको मतलब है। मैं इसके पहले भी कुछ बातें क्या करता था भाई, आपको याद होगा, धमतरी की राजनीतिक चेतना की जो गूंज है वो भोपाल तक हुआ करती थी। हाँ, ये बात पहले भी हुई है। और एक जागरूक राजनीतिक लोगों के तौर पे यहाँ की पहचान हुआ करती थी, वो पहचान बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। हाँ सही है। हमारे यहाँ पहले कृपा साहू जैसे विधायक हुए हैं, केशव जैसे विधायक हुए हैं, वो नौकर साहू को वास्तव में नौकर समझते थे। हाँ। कि हमारे जो टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है, हाँ। तो हमारे लिए काम करेंगे, हाँ। हम उनके पास नहीं जाएंगे। ये बातें हुआ करती थी, आपको याद होगा अगर आप उनसे मिले होंगे। आज की तारीख में नौकर साहू का उपयोग आज के नेता जो हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं।
किसको ठेका दिलवाना है, किसको काम दिलवाना है, किसको सप्लाई का काम दिलवाना है। आज की तारीख में यही काम हो रहा है। तो बिल्कुल सब के सब पूरे सूत्र में बंध चुके हैं। तो राजनीतिक चेतना भी विलुप्त हो गई है, यहाँ से जागरूकता भी खत्म होते जा रही है। सही बोल रहे हो, बिल्कुल। भाजपा के अंदर क्या है, कृपाराम साहू जी जैसे संघर्षशील नेता थे और इंदर चोपड़ा जैसे संघर्षशील और स्टेबलिश लीडर थे। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारे धमतरी में ना भाजपा के अंदर स्टेबलिश नेता की कमी हो गई है। कोई ऐसा स्थापित नेता हमको नजर नहीं आता है। जन नेता नहीं बोल सिर्फ आप चाटुकारिता करके राजनीति नहीं कर सकते। नेता है, जन नेता नहीं है। जन नेता कोई नहीं है उस किस्म की राजनीति करने का। और ऐसे जो लोग आजकल भाजपा के राजनीति में आगे आते हैं, जिनका खुद के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, जब उनको आगे मंच पर देखते हैं, आगे नेताओं के साथ इर्द गिर्द मंडाते हुए देखते हैं, तो पार्टी का ईमानदार जो भाजपा कार्यकर्ता है ना, उसको कोप पीछे हट जाता है। उसको कोप होती है। अरे यार, ऐसे लोग सिर्फ पैसे की बुनियाद पर उनको रिस्पांस मिल रहा है। और जबकि ईमानदार जो लोग जिन्होंने भाजपा के लिए अपना खून बहाया है, अपना पसीना बहाया है, आज वो किनारे कर दिए गए हैं। यही कारण है कि 50 से 15 मार्क्स सिमटे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा कारण। ये वजह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामियों को छिपा लेते हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र के आड़ में, जबकि वास्तव में ये था घोषणा पत्र ने तो 50% काम किया, 50% कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा से नाराज थे, खत्म कर दिया। इसके कारण से ये दुर्गति हुई। वरना आज के तारीख में ये है देवेंद्र भैया कि बगैर सेनापति के आप सामने दुश्मन से लड़ना चाह रहे हो। आपके पास सेनापति ही नहीं है, और सेनापति नहीं होने से पूरे जो फौज है, जो सिपाही हैं आपके, वो बड़े दबे कुचले जैसी स्थिति में आ गए हैं। और जो सेनापति है वो सामने वाले से सेटिंग करके रखता है। उनका विश्वास खत्म हो चुका है। नहीं, दीप शर्मा जी, आपने एक बार ऐसी चर्चा में बहुत अच्छी बात कही थी कि भाजपा के अंदर जो पार्षद हैं, उस पार्षदों में 4 गुट बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। महिला मोर्चा के अंदर में आज 3 गुट है। गुट बने हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अंदर 4 गुट पैदा हो गए हैं। और उनकी कोई पहचान नेताओं से अच्छा, भाजपा संगठन की एक हाल है कि सिर्फ वो एक महिला के पीछे केंद्रित होकर के रह गए। तो ये जहाँ पर ये पहले आप अपने बेस को तो मजबूत करिए ना, आप अपने संगठन को मजबूत करिए। नहीं, आपके सिपाहियों से उनका विश्वास आपने छीन लिया है। हाँ, उनके अंदर में आत्मविश्वास और विश्वास खत्म हो गया है, तो कैसे लड़ेंगे वो? आज तो सच्चाई ये है कि अभी जैसे दुर्गोत्सव हुआ है ना, तो इस मौके पर गांव-गांव में जसगीत हुए, रामधुनी का कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम होते थे। तो इस पार्टी के कुछ नेताओं में होड़ मची रही कि भैया हम 2000 रुपये देंगे, हम 4000 रुपये देंगे, आप हमको अतिथि मनाइए करके। एक कार्यक्रम में तो ऐसा हुआ कि 2-3 भाजपा नेता इकट्ठे हो गए वहाँ पर। वो बोले मैं हूँ यहाँ का अतिथि, वो बोले मेरे को अध्यक्षता करने के लिए बुलाया। चलो भैया, कहा जो तथाकथित लोग थे वो बोले आप तीनों बैठ जाइए करके। ये स्थिति यहाँ पर भाजपा के अंदर में है। मतलब सार्वजनिक हित की राजनीति आजकल खत्म हो रही है, व्यक्तिगत हित की राजनीति हो रही है। हाँ, ये अपन इसका निचोड़ अपन निकाल सकते हैं। तो ये था मीडिया की चौपाल, जिसमें हमारे प्रतिष्ठित पत्रकारों ने बेबाकी से अपना नज़रिया रखा, अपने विचार रखे, और साथ ही ये बताया कि कद्दावर नेता के चुनाव न लड़ने की घोषणा के पीछे रणनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी के इस गोपनीय बैठक का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलते हैं मीडिया के चौपाल में किसी और एपिसोड में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।